एवरीवन वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स का रिवीजन करने वाले वन शॉट रिवीजन करेंगे और लगातार देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ से चीज़ें हमें सीखनी और किस तरह की चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन। और अभी इस क्लास में मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करूंगा और एक क्लास में इसकी और करूंगा जहाँ पर मैं PYQs भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो फिलहाल इस क्लास में हम लोग कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, क्या चीज? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की शुरुआत कहां से होती है? बिल्कुल थोड़ी बेसिक बातों से शुरुआत करेंगे और लगातार रफ्तार में थोड़ी सी आगे चलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिस्टल, है ना। क्रिस्टल कितने टाइप के होते थे हमारे पास? एक हमारे पास जो अमॉर्फस सॉलिड्स में अगर हम बात करें, अमॉर्फस सॉलिड, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर हम क्रिस्टलाइन में बातें करते हैं क्रिस्टल बनता कैसे है ना। जब हम बेसिस को लैटिस पे जब हम मिलाते हैं, बेसिस और स्पेस लैटिस को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास क्रिस्टल का निर्माण होता है। हालांकि इन चर्चाओं से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट फिर भी एक लय बनाने के लिए, एक फील में आने के लिए हम लोग शुरुआत से एकदम लेके चल रहे हैं कि हमारे पास जब बेसिस था, बेसिस में हम लोग लैटिस कुछ पॉइंट्स पे जब रखते थे बेसिस को तो हमारे पास क्रिस्टल बनता था, याद है ना। बेसिस को लैटिस पॉइंट पर क्रिस्टल बनता था। फिर क्रिस्टल में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हम लोग ट्रांसलेशनल वेक्टर का सहारा लेते थे और ट्रांसलेशनल वेक्टर टी को हम लोग इस तरह से दिखाते थे कि n1 a कैप प्लस n2 b कैप प्लस n3 c कैप, है ना। जहां पे a b c क्या थे हमारे पास? a b c हमारे पास जो लैटिस पैरामीटर के यूनिट वेक्टर्स थे, है ना। कि सपोज दैट हमारे पास एक ये क्रिस्टल बन रहा है ना। इस तरह से हमारे पास क्रिस्टल बन रहा है, तो इस तरह से क्रिस्टल होगा, इस तरह से ऊपर भी होगा, है ना। तो ये 3 डायमेंशन में क्रिस्टल होगा, एक्स वाई एंड जी एक्सिस। तो सिमिलरली आप उसको एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, है ना। इस तरह से होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि एक्स एक्सिस में हमारे पास यूनिट सेल क्या, सॉरी एक्स एक्सिस का हमारा यूनिट वेक्टर क्या है? ए कैप, वाई एक्सिस का बी कैप और जेड एक्सिस का सी कैप। जहां पे ए वेक्टर्स की अगर हम बात करें, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये हमारे पास होते हैं लैटिस पैरामीटर। क्या होते हैं? लैटिस पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर होता है। अच्छा साहब, यहां तक बात समझ आती है। फिर इसके बाद क्या बनता है? फिर इसके बाद बनता है हमारे पास यूनिट सेल। क्योंकि जब भी हम एक दीवार का निर्माण करते हैं, जब भी एक दीवार बनाते हैं, तो वहां पर होता क्या है कि हम एक एक ब्रिक, एक एक ईंट लेकर के उस दीवार को जोड़ते चले जाते हैं और हमारे पास कंप्लीट दीवार जाकर के बन जाती है। तो बेसिक क्या था हमारे पास? एक यूनिट सेल। तो उसी तरह से इस यूनिट सेल को मिलाते मिलाते जो एक स्ट्रक्चर बनता है, जब वो क्रिस्टल बनकर तैयार होता है, तो उसमें जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। जिनको निर्माण कर करके, जिनको बना बना करके हम उस कंप्लीट स्ट्रक्चर तक पहुंचे, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। तो इसमें एक जो कमरा है इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिट सेल बोलते हैं। अब हमारे पास क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कई तरीके से हो सकते हैं, जिनको ब्रेविस लैटिसेस भी बोलते हैं। तो हमारे पास बस थोड़ा सा नाम आप याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं, हालांकि इसमें मेन हमारे काम का क्यूबिक है। जनरली हमारे पास 99.99% सवालों में क्यूबिक से ही पूछा जाएगा। सिंपल क्यूबिक हो सकता है, एफसीसी हो सकता है, बीसीसी हो सकता है, बट जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी क्यूबिक। तो क्यूबिक हो सकता है ना। उसके अलावा क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, फिर ट्राइगोनल, फिर हेक्सागोनल, फिर टेट्रागोनल, है ना, फिर मोनोक्लिनिक, फिर ट्राइक्लिनिक। ठीक है, लिख लेना इसको। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। जनरली हमारा काम क्या होता है? क्यूबिक से होता है। क्यूबिक में हमारे पास जनरली जो स्ट्रक्चर्स हम अपने सिलेबस में देखेंगे वो कौन कौन से होंगे? प्रिमिटिव लैटिस हो सकता है, यानी सिंपल क्यूबिक हो सकता है, वो सिंपल क्यूबिक हो सकता है, वो आपका बीसीसी लैटिस हो सकता है, बीसीसी स्ट्रक्चर हो सकता है, वो एफसीसी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या है? जो एटम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे रखे हुए, मतलब इस तरह से हमारे पास जब एटम्स रखे होंगे तो वो हमारे पास सिंपल क्यूबिक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंपल। तो ये हमारे पास है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। लेकिन बहुत ध्यान से सोचो कि अगर हम इसे बॉडी के सेंटर पे एक एटम रख दें, बिल्कुल बॉडी के सेंटर पे एक एटम रख दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बीसीसी बन जाएगा। ये टोटल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? बीसीसी बन जाएगा। सिमिलरली जब हम इसके फेस पे रखते हैं तो हमारे पास एफसीसी बनता है ना। ये सारी चीजें याद होंगी। अब सबके कोऑर्डिनेशन नंबर में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, बस एक बार याद रखना आपको सब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। सिंपल क्यूबिक के कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बीसी के कोऑर्डिनेशन नंबर 8, एफसीसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि इनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। सिंपल
100%। अच्छा, इसे पैकिंग फ्रैक्शन भी हमें याद रखना पड़ता है। पैकिंग फ्रैक्शन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मैं सिंपल अगर फॉर्मूला लिखूं कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन से इसको लिखते हैं, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन द यूनिट शेल। यहां पे एन क्या है? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन द यूनिट शेल। मतलब क्या नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स का, कि जब हम सिंपल क्यूबिक ले रहे हैं तो उसमें बहुत ध्यान से देखो कि कॉर्नर वाला एक एटम इस यूनिट शेल में कितना पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो अगर हम इस गोल वाले इस यूनिट शेल को अगर हम फोकस करें, इस वाले हम एटम पे फोकस करें, तो ये वाला एटम ऐसे ही एक इधर आगे, फिर एक इधर साइड, फिर 4 ऊपर, तो ये वाला ना पूरे टोटल मिला करके 8 में शेयरिंग कर रहा होगा। खुद सोचो, आपके रूम के कॉर्नर पे जो एटम रखा होगा वो इस वाले रूम में, उसके बगल वाले रूम में, इसके पीछे वाले रूम में और उसके डायगोनल वाले रूम में भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा। सिमिलरली ऊपर के 4 रूम होंगे जिनमें वो पार्टिसिपेशन कर रहा होगा, अर्थात एक एटम शेयर हो रहा है 8 क्यूब्स में। इसका मतलब क्या है? इसका एक क्यूब में जो इफेक्टिव शेयरिंग है दैट इज 1/8, है ना, दैट इज 1/8। तो एक पर्टिकुलर में अगर 1/8 है एक एटम की, तो इन 8 को मिलाकर के बात करी जाए तो टोटल पार्टिसिपेशन बाय दीज ऑल एटम्स इन द वन यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8 into 8, यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द सिंपल क्यूबिक इज 1। इफेक्टिव नंबर्स कितने होते हैं? 1। अच्छा, अगर हम बीसीसी की बात करें तो बीसीसी के लिए क्या होगा कि बाकी सारे एटम्स तो सेम ही रखे होंगे, लेकिन ये बीच वाला जो बॉडी वाला है वो अंदर आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब बॉडी वाला बिल्कुल उसके अंदर रखा हुआ है तो उसकी पूरी की पूरी शेयरिंग इसी यूनिट शेल में हो रही है, अर्थात इस एक में हमारे पास एक और जुड़ जाएगा। तो बीसीसी के लिए जो एन की वैल्यू होगी, बीसीसी के लिए जो एन की वैल्यू होगी वो होगी 2। लेकिन अगर हम एफसीसी की बात करें, एफसीसी स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह का होता है? इस तरह का, है ना। ये 4 तो हमारे, वो 8 नहीं बना रहा हूं, जो आपके कॉर्नर्स वाले वो तो होंगे, चलो बना देता हूं, है ना। ये कॉर्नर्स वाले आपके, और साथ में फेसेस पे रखे होते हैं, है ना, फेसेस पे रखे होते हैं, पीछे वाली फेस, ये वाली फेस, ये वाली और आगे वाली फेस, इन सब पे एटम्स रखे हुए हैं। तो हर एक एटम, एक फेस वाला एटम, देखो कॉर्नर्स वाले कितना शेयर कर रहे थे, टोटल मिला करके 1, टोटल मिला करके 1, 8 into 1/8 के हम कर रहे थे, तो टोटल मिला करके कितना हो रहा था? 1। लेकिन अगर हम फेस वालों की बात करें तो फेस वाला एक एटम, ध्यान से देखो, एक में कितनी शेयरिंग कर रहा है? एक में ध्यान से अगर आप देखिए तो एक एटम का आधा हिस्सा ऊपर वाले रूम में, आधा हिस्सा नीचे वाले रूम में, मतलब एक एटम एक यूनिट शेल में हाफ शेयर हो रहा है। एक एटम एक यूनिट शेल में हाफ शेयर हो रहा है। इसका मतलब टोटल हमारे पास एटम्स कितने हैं फेस वाले? तो 6 फेसेस है, मतलब 6 एटम हैं। इसका मतलब 1/2 into 6 मतलब 3। तो 1 में कितना ऐड कर दें हम? 3, यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट शेल इसमें कितनी है? 4। एन की वैल्यू कितनी है एफसीसी के लिए? एन की वैल्यू एफसीसी के लिए 4। तो ये चीज याद रखनी है। वही चीज है यहाँ पर मैं बात कर रहा था एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की, कि एन की वैल्यू क्या होगी फॉर हमारा प्रिमिटिव यानी सिंपल क्यूबिक, और हमारे पास जो बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4। अच्छा, तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट शेल लिखना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ, मान लिया हमने रेडियस जो है एक एटम की वो लिख ली हमने r, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एटम इज 4/3 पाई छोटा r क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट शेल। This is the formula for atomic packing fraction. This is the formula for atomic packing fraction. Number of effective atoms in a unit shell multiplied with the volume of one atom अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द यूनिट शेल। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। इसकी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी फॉर द सिंपल क्यूबिक, फॉर द बीसीसी, फॉर द एफसीसी, फॉर द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फॉर द डायमंड स्ट्रक्चर, सबके लिए डिफरेंट आता है। तो एक बार आप बहुत ध्यान से देखो, जोर से बोलेंगे, नहीं जोर से नहीं बोल रहा है, आराम से बोलेंगे, ध्यान से देखो। सिंपल क्यूबिक के लिए जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आता है दैट इज इक्वल टू 52.4% अप्रॉक्सीमेट। सिंपल क्यूबिक के लिए कितना होता है? 42.8। कैलकुलेट करोगे बीसीसी के लिए कितना आएगा? बीसीसी के लिए यही चीज आती है हमारी 68% दिख रहा है आपको? लेट मी चेक। बीसीसी के लिए यही चीज आती है हमारे पास 68%, और एफसीसी के लिए यही चीज आती है हमारे पास 74%। एफसीसी के लिए हमारे पास यही चीज आती है 74%, बीसीसी के लिए 68%, सिंपल क्यूबिक के लिए 52%। अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो एचसीपी है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग समझ लो, मधुमक्खी का छत्ता, उसमें आप ऐसे समझ लो बेंजीन्स बनाते हुए चले जाओ, है ना। इस तरह से समझ लो कि हमारे पास एक ये है एक ये है। इस तरह से आप मधुमक्खी का छत्ता बनाओगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? समझ रहे हैं? मधुमक्खी का छत्ता बनाते हुए चले जाओ तो हमारे पास बन जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो उसके लिए भी जो इसकी वैल्यू आती है दैट इज 74%।
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए भी 74%, एफसीसी के लिए भी 74%, बीसीसी के लिए भी 68%, सिंपल क्यूबिक के लिए 52.4%। अगर आपसे डायमंड स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है किसके लिए, डायमंड के लिए, तो डायमंड के लिए इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 34%। याद रखना, डायमंड में जो है वो इतना क्लोजली पैक्ड नहीं होती, डायमंड में 34% होता है हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बात क्लियर है? 100%। अब इसमें ना एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, शायद आपसे इस तरह के क्वेश्चन जो है आईआईटी जाम 2024 में पूछा जाए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया। आपसे एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन पे सवाल आए हुए, बट एक क्वेश्चन जो आया नहीं है वो है वॉइड्स पे। वॉइड्स क्या होते हैं, नाम मेंशन्ड है बट इस पे सवाल नहीं आया है, बट इसका विपरीत है ये कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या है कि एक यूनिट शेल में हमारा जो एटम्स है उस कितना भरा हुआ है। समझ रहे हो, मतलब एक कमरे में अगर हम बॉल्स भरना शुरू कर दें, समझ रहे ध्यान से, एक कमरा है हमारे पास, इसमें अगर हम बॉल्स भरना, स्फेरिकल बॉल्स हैं, स्फेरिकल बॉल्स भरना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं हर बॉल के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी जगह खाली होगी। तो जो बॉलों का वॉल्यूम है दैट इज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, लेकिन जो खाली जगह है दैट इज कॉल्ड वॉइड्स। तो बहुत ध्यान से सोचो कि अगर हमें वॉइड्स कैलकुलेट करना है तो अगर बीसीसी में, सॉरी सिंपल क्यूबिक में अगर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है 52.4%, तो वॉइड कितना होगा, तो वॉइड कितना होगा, तो वॉइड विल बी 100 माइनस 52.4। बात समझ रहे हैं, यानी 6 और यहां बचा हमारे पास 7 और यहां बचा हमारे पास 47.6%, 47.6% इज द वॉइड इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिमिलरली बीसीसी के लिए अगर बात करें, बीसीसी के लिए 68 ये है, हमारे पास 32 हो जाएगा वॉइड्स। याद रखना बीसीसी के लिए 32% जो है वॉइड है, मतलब खाली जगह है, रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये चीजें हमें याद होनी चाहिए और इस पे सवाल आ सकता है। सिमिलरली एफसीसी के लिए बात करें, एफसीसी के लिए या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए अगर बात करें तो हमारे पास 26% जो है वो वॉइड्स हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे एफसीसी या बीसीसी इस तरह से पूछा जा रहा है और वॉइड्स पूछा गया तो आपको एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन नहीं लिखना है, उसमें 100 से घटा करके एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन लिखना है। तो आपके पास वॉइड्स की वैल्यू आ जाएगी हर स्ट्रक्चर के लिए। डायमंड के लिए आप वॉइड्स निकाल सकते हो, 66% आई थिंक आएगा इसके लिए, है ना। सबके लिए आप वॉइड्स की वैल्यू कैलकुलेट करके लिख सकते हो। क्या यहां तक की चर्चा क्लियर? एक बात और जरूरी कि इसमें ना कभी कभी आपसे रिलेशन ना ये परसेंटेज के फॉर्म में नहीं आएगा, कभी कभी रिलेशन जो है आपसे डायरेक्टली बिना कैलकुलेट करे 1/पाई के टर्म्स में समथिंग आ रहा होगा, पाई के वैल्यूज में आ रहा होगा, पाई की वैल्यू नहीं रखी, तो उसको कैलकुलेट कैसे करना होता है हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम इस रिलेशन को या इस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें ए और आर में एक रिलेशन पता होना चाहिए, एक संबंध जो ए और आर के बीच में हो, जो कि यहां पर हम स्थापित अगर करें तो हमें एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू मिल जाए। वो रिलेशन कहां से आता है? वो रिलेशन आता है स्ट्रक्चर से। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सपोज दैट ये स्ट्रक्चर हमारे पास सिंपल क्यूबिक का है ना, इस तरह से एटम्स होते हैं हमारे पास, वास्तविकता में देखा जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम बात करें तो इसमें ए क्या होता है? ए इज द लैटिस पैरामीटर। लेट मी चेक, आपको ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ क्लियर है ना, ओके। तो A इज द लैटिस पैरामीटर, यहां से यहां तक की दूरी है, और वास्तविकता में R इज द रेडियस ऑफ वन एटम। तो ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है। इसका मतलब क्या है? ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 2R है। तो इसमें जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक है उसमें A इज इक्वल टू 2R इज द रिलेशन बिटवीन A एंड लैटिस पैरामीटर और रेडियस में हमारे पास ये रिलेशन है। तो इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। N की वैल्यू सिंपल क्यूबिक की क्या डालेंगे? 1। R की वैल्यू A/2 या A की वैल्यू 2R आप डालोगे तो आपके पास रिलेशन कैलकुलेट होकर के आएगा। इस पे सवाल आए हुए हैं, ध्यान से इसको कैलकुलेट करो कि अगर हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें फॉर सिंपल क्यूबिक, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? N की वैल्यू 1 डालेंगे, 4/3 पाई R क्यूब बाई A की वैल्यू 2R। तो 2R का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 R क्यूब। R क्यूब ने R क्यूब को मार दिया, 4 दूनी 8, यानी हमारे पास आ गया पाई/6। तो पाई/6 इज द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इन द न्यूमेरिक वैल्यू फॉर सिंपल क्यूबिक। अब जब मैं परसेंटेज निकालना होगा तो न्यूमेरिक वैल्यू में जो पाई की वैल्यू है 3.14 डाल करके इसमें 100 का हम गुणा कराएंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, वरना इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.524 के आसपास, है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे हमने सिंपल क्यूबिक के लिए लिखा है उसी तरह से हमारे पास बीसीसी के लिए क्या हमारे पास रिलेशन होता है। अगर बीसीसी के लिए बात करें, थोड़ी सी जगह बनाते हुए चलता हूं मैं, ठीक है। अगर हम बीसीसी के लिए बात करें तो बीसीसी के लिए हमारे पास बहुत ध्यान से देखो, जो एटम होगा एक बीच में होगा, उसके अलावा इस तरह से एटम्स रखे होंगे, है ना। फिर ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है इसमें,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें ये तो टच हो नहीं रहा है, यानी यहां पर हम आर में रिलेशन नहीं लिख सकते हैं। यहां पर आर में जब रिलेशन लिखते हैं तो बहुत ध्यान से देखो, दिस डिस्टेंस इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर विच इज ऑफ साइड ए। तो ये डायगोनल हमारे पास क्यूब का डायगोनल है या स्क्वायर का, सॉरी स्क्वायर बोल दिया शायद, क्यूब है ना। तो ये हमारे पास डायगोनल किसका, बीसीसी के लिए। ध्यान से देखो, ये आपके ना फेस पे नहीं है, ये बीच में है, ये एटम बीच में, तो तिरछा डायगोनल जा रहा होगा, समझ पा रहे हो उसको। तो ये बीच में रखा हुआ, मतलब उस कोने से लगा के इस कोने तक ही इस तरह का रिलेशन आ रहा होगा। तो दिस डिस्टेंस इज नॉट इन क्यूब, सॉरी नॉट इन स्क्वायर, दिस इज इन क्यूब। इस तरह से आप समझो कि ये ना यहां मिल रहा होगा जाकर के इस वाले क्यूब, इस वाले से। तो दिस डिस्टेंस इज √3a, और √3a की वैल्यू कितनी है, r इसके लिए, 2r इसके लिए, r इसके लिए, सिंपल क्या हो गया 4r। दिस इज द रिलेशन फॉर बीसीसी स्ट्रक्चर। अगर हम एफसीसी की बात करें तो एफसीसी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एफसीसी के लिए सारे फेस पर होंगे। तो अब यहां पर हम इसको स्क्वायर का डायगोनल लिख सकते हैं, क्योंकि अब यहां पर फेस पर एटम्स होंगे। इस तरह से हमारे पास फेस पे एटम्स हैं, यहां पर बॉडी में एटम्स थे, अंदर थे। इसमें हम लिख सकते हैं √2a इज इक्वल टू 4r, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल √2a होता है और क्यूब का डायगोनल √3a होता है। तो इसमें √2a इज इक्वल टू 4r लिख सकते हैं, और इजिली यहां से हम पुट करके हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या यहां तक की चर्चा क्लियर है? 100%, बहुत बढ़िया साहब, यहां तक बात समझ आती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग इंटरप्लेनर स्पेसिंग की बात करते हैं। इसको उतारो, फिर इसको साफ करता हूं मैं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग की, मिरर इंडिसेस की, इनकी थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले मिरर इंडिसेस की अगर मैं बात करूं, किसकी, मिरर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, इनको सिंपली HKL से दिखाते हैं, कॉमा नहीं लगाते हैं बीच में, ठीक है। और ये बताते हैं किसी भी प्लेन की, प्लेन क्या होते हैं हमारे पास, सिंपल जब हमारे पास एक क्रिस्टल बना हुआ है तो इसमें इस तरह से हमारे पास बने हुए हैं एटम्स, है ना, इस तरह से एटम्स हैं, है ना, और वो कहीं ना कहीं मिलकर के एक प्लेन बनाते हैं, इस तरह से मिलकर के प्लेन बनाते हैं। वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसे भी प्लेन्स हो सकते हैं, कई तरीके के प्लेन्स हो सकते हैं। तो इस प्लेन की पोजीशनिंग को दिखाने के लिए मिरर इंडिसेस का सहारा लेते हैं, सिंपल सी बात। अब जनरली इसको हम क्या कैसे दिखाते हैं, 1 0 0, है ना, 0 1 0, कॉमन नहीं लगाते हैं, 0 1 0। तो प्लॉट करने का तरीका सिंपल क्या होता है कि हमारे पास सपोज दैट ये x y z इस तरह से एक्सेस है, हमने अब सिंपल क्यूब बनाया, यूनिट शेल बना रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, एक यूनिट शेल है ये, सिंपल ए बी सी के टर्म्स में लिख सकते हैं। इधर हमारे पास एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस में जो हमारे पास लैटिस पैरामीटर है दैट इज ए, वाई एक्सिस में बी और जेड एक्सिस में सी, ठीक है। तो हमें दिखाना सब 1 0 0 प्लेन, तो हम करते क्या हैं कि एक्स पे 1 डिस्टेंस जा करके जो प्लेन कट कर, चूंकि एक्स पे ही है, वाई पे 0 0 है, इसका मतलब एक्स पर जा करके ए डिस्टेंस पर जा करके हम सिंपल जो एक प्लेन कट करेंगे दैट इज 1 0 0 प्लेन, सिंपल। अगर 1 का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे 1 मतलब क्या है कि ए पर जाकर के हमें काटना है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा डिफरेंट चीज कैच क्या है कि इसका मतलब कि इसमें एक रिलेशन होता है, जो हमारे पास जो प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इसको हम डी से दिखाते हैं। डी इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन प्लेन्स। में थोड़ी सी चौक बड़ी ले लेता हूं। तो हमारे पास सपोज दैट इस तरह से मान लो हमारे पास ये डी था ना, तो डी का फॉर्मूला पहले लिख लेता हूं मैं। डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, h बाई, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, 1/√h/a का होल स्क्वायर प्लस k बाई b का होल स्क्वायर प्लस l बाई c का होल स्क्वायर, है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ये क्या है हमारे पास, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, लिख लेना, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, बहुत बढ़िया साहब। तो अगर हमारे पास ए बी सी तीनों डिस्टिंक्ट हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर तीनों सेम है, क्यूब है ऊपर, परफेक्टली क्यूबॉइड नहीं है, वो क्यूब है, तो ए बी सी की वैल्यूज हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, ए तीनों नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, स्क्वायर रूट लग के हमारे पास बचेगा केवल ए, तो ए अपॉन √h स्क्वायर plus k square plus l square. This is the value of interplanar spacing in a cube. In a cube, समझ रहे हैं, जहाँ पे HKL क्या है, मिलर इंडिसेस है। चलो साहब यहाँ तक बात समझ आती है अपने को, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सोचना, एक रिलेशन में आपको बताता हूँ कि मान लिया कि हमारे पास एक प्लेन था विच इज कटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस, जो कोऑर्डिनेट एक्सेस को कट कर रहा है, और कटे हुए जो इंटरसेप्ट है दैट इज OA, बिकॉज O इज द ओरिजिन, है ना, O इज द ओरिजिन, और OB और OC, ठीक है। ये इंटरसेप्ट है, ये क्या है, इंटरसेप्ट है। HKL क्या है, मिलर इंडिसेस है, और ABC क्या है हमारे पास, लैटिस पैरामीटर, कोई भी क्यूबॉइड मान लिया हमने, सिंपल। तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब भी हमें OA OB OC निकालना होता है, उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि H रेशियो K रेशियो L इज इक्वल टू A बाई OA रेशियो B बाई OB रेशियो C बाई
OC. So this is the relation between Miller indices and the intercept cutting respective on the x, y and z axis. यहाँ पर A, B, C are the lattice parameters. क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा साहब, बहुत ध्यान से सोचो कि अगर हमारे पास इंटरसेप्ट, सोचो हमारे पास जो एक्सिस कट कर रही हो वो कहां कट कर रही हो, सिंपल ए डिस्टेंस पर, कहां पर, ए पर, सिंपल ए पे कट कर रहा है। इफ ओ ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए है, ओ ए की वैल्यू क्या है, ए, और बाकी ओ बी अगर सिर्फ यहाँ पे एक्स एक्सिस से कट कर रहा है या इस पॉइंट पे कट कर रहा है, दिस इज पॉइंट ए, तो ओ बी और ओ सी क्या हो जाएंगे, 0 0, ओ बी ओ सी 0 0 हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखो, एच के एल डॉट क्या आ जाएगा, एच के एल इज इक्वल टू ए बाई ए रेशियो बी बाई 0, b बाई 0 रेशियो c बाई 0। कोई दिक्कत यहां तक बात समझ आती? मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या? मैंने कुछ उल्टा लिख दिया? सब सही है ना? करेक्ट 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 करेक्ट। ओह सॉरी, क्या कर रहा हूं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और इसको 0 नहीं लिखना चाहिए, बेसिकली इसको लिखना चाहिए इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी लिखना चाहिए मैं बताता हूं आपको। इसको 0 नहीं लिखना चाहिए, इन्फिनिटी, क्योंकि जब मैंने एक प्लेन कट किया ऑन द एक्स एक्सिस, जब मैंने एक प्लेन कट किया ऑन द एक्स एक्सिस, तो वो वाई और जी एक्सिस को कहां पर काटेगा, 0 पर तो नहीं काट रहा है। अगर 0 पर काट रहा है इसका मतलब ओरिजिन पे काट दे रहा है, बट वो कट ही नहीं कर रहा। अगर कट ही नहीं कर रहा तो हम बोल सकते हैं कहां काटेगा, ओरिजिन पे काटेगा। तो ओबी ओसी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ओबी इज इक्वल टू ओसी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। करेक्ट है? तो बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 0। तो ये मतलब होता है 1 0 0 प्लेन का, कि प्लेन विच इज कटिंग x एक्सिस ऑन द a, y एक्सिस ऑन द इंफिनिटी एंड z एक्सिस आल्सो ऑन द इंफिनिटी, दैट मींस द प्लेन इज 1 0 0 प्लेन। अब अगर बहुत ध्यान सोचो कि वो प्लेन जो है वो एक यूनिट शेल को बीच से काट रहा है ऑन द x एक्सिस, मतलब OA की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, OA की वैल्यू हो जाएगी a/2। OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2। तो बहुत ध्यान से देखो, जब आप यहाँ पे a/2 पुट करोगे, बाकी सब इंफिनिटी पुट करोगे, तो 2 ऊपर जाएगा और HKL क्या आ जाएंगे हमारे पास, HKL आ जाएंगे 2 0 0। इसका मतलब क्या है, जब हम 2 0 0 प्लेन की बात कर रहे हैं तो वो 2 पर नहीं काट रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 2 पर काट रहा है, इसका मतलब वो बीच में काट रहा है। 3 0 0 तो मतलब a को 3 भागों में काटो और पहला वाला हिस्सा जो है वो प्लेन होगा। बात समझ आई? तो इस तरह से हमें प्लेन बनाना होता है और दिखाना भी आपको आना चाहिए कि सपोज कोई प्लेन हमें दिखाना है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई जी एक्सिस। सपोज हमसे बोल दिया गया बताओ 2 1 1 प्लेन कहां होगा, 2 1 1 प्लेन कहां होगा। इसका मतलब क्या है, वो एक्स एक्सिस पे 2 काट रहा है या आधा काट रहा है। इसका मतलब वो एक्स एक्सिस पे 2 काट रहा है, आधा काट रहा है। जब हमारे पास h की वैल्यू 2 है तो काट कहां पर रहा है, h की वैल्यू 2 है तो काट कहां पर रहा है, आधे पर। काट कहां पर है, आधे पर। इसका मतलब क्या है, x पे कहां कट रहा है, आधे पर। y पर कहां कट कर रहा है, 1 पर। और z पर कहां कट कर रहा है, 1 पर। तो इन तीनों को आप मिलाओ, इन तीनों को आप मिलाओ और दिस इज द प्लेन, दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन। बात क्लियर है? इस तरह से आपको ध्यान से देखना है कि इसका अपोजिट करना है, इसका अपोजिट करना है। बात समझ आ रही है? सपोज 0 दिया है, इसका मतलब इंफिनिटी पे काट रहा है। अगर ये दिया अगर 2 1 0 तो मतलब इसमें a/2 पर कट कर रहा है, इसमें b पर कट कर रहा है और इसमें इंफिनिटी पर कट कर रहा है। बात क्लियर है ना? तो इसमें z एक्सिस में सिर्फ इंफिनिटी दिखा देंगे। तो किस तरह से प्लेन दिखाएंगे, सपोज हमें प्लेन दिखाना है तो x पे a/2 पर मतलब यहां, y पे b पर मतलब यहां, और z पे काट ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, ये प्लेन इस तरह से होगा, इस तरह से z के पैरेलल जा रहा है और सीधा कच्चे से कटता हुआ चला जा रहा है। तो दिस इज फॉर द मतलब ये जो सारी चीजें थी इंटरप्लेनर स्पेसिंग और मिरर इंडिसेस के बारे में थी, ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना। कर रहे हो, लाइक किया, चलो करो जाकर के, चलो करो फटाक से करो, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लेना, चलो। और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आईटी जैम एस्पिरेंट या सीयूईटी एस्पिरेंट या गेट के भी एस्पिरेंट है, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। बढ़िया सा कंटेंट आपको उनको देने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये तो उतारो, फिर हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। नोट करो, कुछ छोटी छोटी बातों पे पहले और चर्चा करते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे। सबसे पहले एक आपके पास रिलेशन आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपको रिलेट करता है बिटवीन द लैटिस पैरामीटर एंड द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल या डेंसिटी ऑफ द मेटल, व्हाटएवर इट इज। तो इसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला आता है, दैट इज A इज इक्वल टू n, where n is the effective number of atoms, n into ma by rho into na पे पावर 1/3। दिस इज द रिलेशन, ठीक है, बिटवीन ए एंड रो। यहाँ पे n क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, m क्या है, मास सिंपल, रो इज द डेंसिटी और n क्या है, एवोगाड्रो नंबर। ये सारी चीजें आपको दी होंगी। यहाँ से आपको लैटिस पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए अगर बोला जा रहा है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान रखना इन चीजों को, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ढंग से। n की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि किसके लिए बात कर रहा है
है ना, आपको m की वैल्यू दी जाएगी, सिंपली रो की वैल्यू भी वही चीज़ में 2-3 चीज़ दी जाएंगी, एक आध चीज़ें पूछी जाएंगी इसमें, तो ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक रिलेशन का जनरली पूछा जाता है जो कि है कंडक्टिविटी का या रेसिस्टिविटी का विद द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, किस तरह से चेंज होती है कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी, तो इनकी ग्राफ्स वगैरह का आपको ध्यान रखना है कैसे चेंज होती है। तो जो ओवरऑल इसका हमारे पास डाटा आता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है कि अगर हम रेसिस्टिविटी की बात करें, रो की बात करें विद द टेम्परेचर, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ रेसिस्टिविटी फॉर अनप्योर मेटल, जहां तक जो हमारे पास जो नॉर्मल मेटल्स होती हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास नॉर्मल मेटल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्योर मेटल की बात करूं, एक बिल्कुल प्योर मेटल है, इसमें कोई भी मिक्स नहीं है, कोई भी अशुद्धि नहीं मिली हुई है, तो उसके लिए हमारे पास इसी रेसिस्टिविटी का ग्राफ क्या आता है, ध्यान देना इसको कि ये शुरू होता है यहां से, है ना, क्योंकि आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जीरो टेम्परेचर पे ना इसमें कुछ ना कुछ तो रेसिस्टिविटी होगी, बट एट द वेरी टेम्परेचर इज इन केल्विन, ध्यान रखना, ठीक है ना, केल्विन में, कि इसमें ना 0 केल्विन टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी इसकी 0 होती है, मतलब कोई भी रेसिस्टिविटी ऑफर नहीं करता है जो मेटल होता है जब हमारे पास टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, तो एक रेसिस्टिविटी का ग्राफ होता है। इसी के साथ कंडक्टिविटी का भी ग्राफ आपको याद रखना है। कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी विद द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ये कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ आता है फॉर द मेटल्स, है ना, फॉर मेटल्स हमारे पास इस तरह का कुछ ग्राफ आता है, ये भी सवाल आए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा रेसिस्टिविटी का जो कंडक्टिविटी का जो ग्राफ है फॉर अलॉयज के लिए इस तरह का आता है कुछ। अलॉयज के लिए हमारे पास कंडक्टिविटी जो होती है लीनियर होती है, इस तरह से होती है कुछ, ये किसके लिए, अलॉयज के लिए है ना। और अगर हम बात करें कंडक्टिविटी का ग्राफ फॉर द सेमीकंडक्टर, अगर बात करें सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, लीनियर होता है, इस तरह से ग्राफ आएगा, तो ये हमारे पास सेमीकंडक्टर के लिए है ना। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है, साथ में रिलेशन भी आपको ये याद रखना है कि जो रेसिस्टिविटी होती है, जो रेसिस्टिविटी होती है, दैट इज रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁵ एट हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे शायद T⁵ होता है, लेट मी चेक, नहीं रेसिस्टिविटी, हाँ, जो ये है हाई टेम्परेचर पे, और लो टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। लो टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसी वजह से देखो आप यहाँ पर ना जब लोअर टेम्परेचर है तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसकी स्लोप कम है, बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ना इसकी स्लोप ये 5th पावर के साथ में बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्राफ होता है। सिमिलरली आप अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो इसका अपोजिट कर देंगे, यानी कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T⁵ फॉर हाई टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी फॉर लो टेम्परेचर, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है फॉर द केस ऑफ मेटल्स, या जो भी इस तरह का आपको रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी चीजें आ रही है तो ये आपको याद रखना है। क्लियर आता है। अब चलते हैं थोड़ा सा ब्रैग्स लॉ की तरफ, ठीक है, इसको नोट करो। तो अगर हम बात करें ब्रैग्स लॉ ये चीज है जहां से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो ब्रैग्स लॉ बेसिकली बताता क्या है कि किन प्लेन से जो है, जैसे हमारे पास प्लेन्स बनते हैं, ठीक है, सपोज हमारे पास अगर बात करें ब्रैग्स लॉ की, ठीक है, तो सपोज हमारे पास जो एटम्स हैं वो प्लेन्स बनाते हैं, इस तरह से प्लेन्स बन रहे होंगे एटम्स के इस तरह से, ठीक है, वो इस तरह के भी प्लेन्स हो सकते हैं, है ना। तो अब इन प्लेन से रिफ्लेक्शन जो है, भाई अगर यहाँ लाइट गिरेगी तो इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर खींच लिया, तो यहां से कितने एंगल पे रिफ्लेक्शन और कैसे क्या रिफ्लेक्शन और कौन से प्लेन से रिफ्लेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, इसकी बात करता है ब्रैग्स लॉ, ठीक है। तो मान लो हमारे पास सिंपली सपोज दैट ये जो एंगल है ना, इस एंगल की अगर हम बात करें तो सपोज दैट ये प्लेन था, ये लाइट आके गिरी है, ये गई है, तो ये जो एंगल है ना, ये परपेंडिकुलर के साथ वाला एंगल नहीं, ये हमारा प्लेन के साथ वाला एंगल है, ध्यान रखना। तो ब्रैग्स लॉ सिंपली क्या बताता है, ब्रैग्स लॉ बताता है कि अगर इनके बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग सपोज दैट बोलती डी है, तो ब्रैग्स लॉ बोलता है कि 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां पे d इंटरप्लेनर स्पेसिंग, थीटा जो इंसिडेंट एंगल है विद द प्लेन, ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट, n इज द ऑर्डर, सिंपल। अच्छा, हमने d का एक फॉर्मूला पढ़ा था, d हम जानते हैं क्या होता है, मतलब d इज इक्वल टू a बाई अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसको अगर उठा के हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास फॉर्मूला, और यहाँ से क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आए और यहाँ से भी बहुत ढंग से क्वेश्चंस पूछे गए, आप 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट चीज इसमें रेसिप्रोकल लैटिस, क्या होता है, रेसिप्रोकल लैटिस,
रेसिप्रोकल लैटिस कुछ नहीं होता है, सिंपल सी एक चीज होती है, ये वास्तविकता में नहीं होता है, इसको मैं समझ रहा हूँ कि इजी करने के लिए एक दूसरे डिमेंशन में जाते हैं। जैसे हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, एक तरह करेंसी का अदला बदली होती है, तो वैसे ही रेसिप्रोकल लैटिस एक इस तरह का हमारे पास डायमेंशन है जहां पर हम चीजों को अपोजिट करके देखते हैं और वहां से चीजें थोड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती है। सिंपल। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स क्या होता है आपको सिंपल याद रखना है, ठीक है। इसके फॉर्मूले डायरेक्टली आपको याद रखना है कि अगर हमसे ए का रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर पूछा जा रहा है, इसको ए एस्टेरिक से दिखाते हैं, तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, सिंपल 2 पाई बी क्रॉस सी। सिंपल आपका लीनियर रिलेशन है इसमें डायरेक्टली, है ना, ए बी सी। तो यहां पे आता है आपका ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक। बी वेक्टर हमारे पास, सॉरी बी एस्टेरिक हमारे पास क्या आता है, बी एस्टेरिक यह आता है हमारे पास 2 पाई बी के बाद क्या आएगा, सी क्रॉस ए, और नीचे सेम रहता है, नीचे जो है वो सेम रहेगा, क्या आ जाएगा, अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले याद करने वाले हैं, ठीक है। और सी एस्टेरिक हमारे पास क्या होता है, सिंपल सी एस्टेरिक इज इक्वल टू 2 पाई सी की जगह क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी, है ना, बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। ये तो जनरल फॉर्मूले हो गए। मान लो हमसे बोल दीजिए डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव हो सकता है, आपका बीसीसी हो सकता है, एफसीसी हो सकता है, तो इनके लिए ये जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स हैं इनके क्या फॉर्मूले होते हैं, सिंपल आपको याद रखना है, ठीक है। याद रख लोगे अच्छे से याद हो जाते हैं ये। सिंपल क्यूबिक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एस्टेरिक इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए इंटू आई कैप, बी एस्टेरिक 2 पाई बाई बी इंटू जे कैप, या अगर सिंपल क्यूबिक ही है तो ए ही कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। और अगर क्यूबिक है ना, क्यूबिक की बात करें, सिंपल क्यूबिक है तो ए होगा तीनों में, ठीक है। तो सी एस्टेरिक क्या जाएगा, 2 पाई बाई ए इंटू के कैप। ये किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए। अगर हम बीसीसी के लिए बात करें, थोड़ी सी जगह बनाते हुए चलता हूँ साथ में, ठीक है। इसको उतार लेना इधर वाला, मैं इधर लिख रहा हूँ। अगर हम बीसीसी के लिए बात करें तो बीसीसी के लिए जो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स होते हैं वो सिंपल क्या आते हैं कि ए एस्टेरिक इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए, 2 पाई बाई ए एस्टेरिक है ना, तो इसमें सिंपल क्या लिखेंगे, आई प्लस जी। सिंपल एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है, यह करेक्ट है। और बी एस्टेरिक हमारे पास क्या आता है, 2 पाई बाई ए, इसमें ए था तो ए बी का आ गया, इसमें बी है तो बी सी का मतलब जे के आएगा, है ना। फिर क्या आता है सी एस्टेरिक, तो सी एस्टेरिक क्या जाएगा, 2 पाई बाई ए के प्लस आई। एक चीज याद रखना है हमें कि दीज आर द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स, दीज आर द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। लेकिन जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, देखो नॉर्मल वेक्टर्स भी तो थे, नॉर्मल जो हमारे पास जो हमारा डायरेक्ट बेसिस था, तो रेसिप्रोकल लैटिस है, वो जो डायरेक्ट लैटिस था वहां पर भी तुम्हारे पास वेक्टर्स जैसे ए है ना, ए था ये ए बी सी, तो इनको भी तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए हमारे पास आई जे के टर्म्स में किस तरह से आएगा। तो ध्यान से सोचो कि यहां पर सिंपल क्यूबिक में जो ए है वो डायरेक्टली इसी में आएगा, ए आई कैप, ठीक है। फिर बी में हमारे पास क्या जाएगा, ए जे कैप, फिर ए के कैप, है ना, तो नॉर्मल यही आएगा। लेकिन हमारे पास जब बीसीसी में आओगे तो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर्स है वो क्या आएंगे, ए का आ जाएगा फॉर्मूला, वो जाएगा हमारे पास ए आई कैप या आई बाई 2 शायद आएगा, ए बाई 2 आई कैप प्लस जे कैप, इस तरह से कुछ आएगा जहां तक मेरे को लग रहा है। सॉरी आई कैप, एक सेकंड माइनस के कैप, इस तरह से आएगा बीसीसी में। तो ये जो वेक्टर्स आ रहे हैं ना आई प्लस जे, ये डायरेक्ट में एफसीसी के आते हैं, और जो इसमें एफसीसी के निकालेंगे वो डायरेक्ट में बीसीसी के होते हैं। इतना याद रखना है कि जो रेसिप्रोकल में बीसीसी है वो डायरेक्ट में एफसीसी है, और जो डायरेक्ट में बीसीसी है वो रेसिप्रोकल में एफसीसी है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसका बीसीसी उसका एफसीसी, डायरेक्ट का ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो इसके जो बीसीसी वो आई प्लस जे प्लस के, तो ये उसके एफसीसी होंगे, ठीक है। तो इसका एफसीसी क्या होगा, इसका एफसीसी जो उसका बीसीसी है इस टाइप से आएगा कुछ, तो 2 पाई बाई ए एस्टेरिक के लिए लिख रहे हैं, 2 पाई बाई ए आई प्लस जे माइनस के, ठीक है। बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 2 पाई बाई ए माइनस आई प्लस जे प्लस के। समझ रहे हो, सबसे पहले के से शुरू करते हैं फिर इसके बाद बढ़ाते हैं, अगले वाले में किसमें आएगा, जे में आएगा। तो सी एस्टेरिक क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई बाई ए आई माइनस जे प्लस के, ठीक है। अब मैं कंफर्म कर लेता हूं, करेक्ट है, कोई दिक्कत है यहां तक। तो ये हमने बात करी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स की। इसमें अगली बात हम करते हैं स्ट्रक्चर फैक्टर की, जो कि इस टॉपिक की शायद लास्ट चर्चा होगी, ठीक है। इसको उतारो फिर इस पर बढ़ते हैं, ठीक है, चलो उतारो। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर फैक्टर के बारे में। स्ट्रक्चर फैक्टर क्या है थोड़ा समझते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे काम का बहुत ज्यादा नहीं है, जो चीजें हमारे काम की उसकी बातें करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर फैक्टर,
स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है? सिंपली इट इज अ फंक्शन जो कि कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है, जिसकी मैं पूरी बेस में नहीं जा रहा हूं, जो कि हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है ये पता लगाने में कि अगर इन प्लेन से ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, सपोज हमारे पास बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो उसके स्ट्रक्चर फैक्टर से हमें ये आइडिया लगेगा कि किस प्लेन से रिफ्लेक्शन होगा और किस प्लेन से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इसका आइडिया लगता है हमें स्ट्रक्चर फैक्टर्स का। जो फंक्शन आता है कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन है, याद रखने की खास आवश्यकता है नहीं वैसे। इसका जो फंक्शन होता है दैट इज समथिंग समेशन एफ आई एक्सपोनेंशियल, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक्सपोनेंशियल एच इंटू यू आई प्लस एच का क्या के इंटू वी आई प्लस एल इंटू डब्ल्यू आई, इस तरह का हमारे पास आता है। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, ठीक है। 2 पाई भी था यहाँ पर, एक एक्सपोनेंशियल के बाद में 2 पाई था, तो इसको मैं शॉर्ट में इधर लिख देता हूँ, एक्सपोनेंशियल 2 पाई आई, इसके बाद में ये चीज़ है ना। तो एक्सपोनेंशियल में ये चीज़ आने के बाद ये इस तरह से बन जाता है। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि हमें थोड़ा सा आइडिया देता है कि कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, कहाँ से नहीं होगा, तो इसका हमें याद रखना पड़ता है थोड़ा सा। यहाँ पे यू एच के एल जानते हैं आप, यू आई वी आई क्या है, डब्ल्यू आई क्या है, ये चीज़ें जो है हमारे पास बेसिस होते हैं। यू आई ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, बेसिस है। मतलब जैसे सपोज हम सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं, तो सिंपल क्यूबिक के लिए हमारे पास बेसिस क्या होता है, 0 0 0 पे, 0 0 0 पे, समझ रहे हैं, 0 0 0 है ना। ये यू आई कोऑर्डिनेट है एक तरह से बेसिस के। क्योंकि वहां पर एक ही बेस, बाकी तो हम ट्रांसलेशन से हर जगह जा सकते हैं। तो अगर हम उसकी बात करें, बीसीसी की बात करें, तो बीसीसी के लिए पहला बेसिस होता है हमारे पास 0 0 0 पे, है ना। दूसरा होता है हमारे पास मिड में, तो वहां क्या होता है, हाफ हाफ हाफ, है ना। अगर हम एफसीसी की बात करें तो एफसीसी के लिए हमारे पास पहला बेसिस तो 0 0 0 ही होता है ना। और दूसरा बेसिस, बाकी हमारे पास बेसिस कहाँ होते हैं, एक बेसिस हमारे पास इस दीवार पे होता है जो नियरेस्ट वाले होते हैं, एक इस दीवार, एक इस दीवार और एक इस दीवार वाला, है ना। तो हमारे पास एक होगा 1/2 1/2 0, दूसरा होगा 1/2 0 1/2 और तीसरा होगा हमारे पास 0 1/2 1/2, है ना। ये लिखे फेस वाले और ये लिखा है जो हमारा ओरिजिन वाला है, ठीक है। तो ये बेसिस होते हैं हमारे पास, इनकी वैल्यू जब आप पुट कर दो तो कुछ कंडीशंस मिलती है हमें। तो ये कंडीशंस मिलते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक होता है, जो सिंपल क्यूबिक होता है वो सारे प्लेन से रिफ्लेक्शन देता है। रिफ्लेक्शन कहां से देता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑल प्लेन्स, ठीक है। बीसीसी जो होता है, बीसीसी के लिए कंडीशन आपको याद रखनी है। बीसीसी के लिए कंडीशन क्या होती है कि अगर H, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, जस्ट सेकंड, या हाँ, तो बीसीसी के लिए कंडीशन हमारे पास क्या थी कि H प्लस के प्लस या H और के एल जो है वो अगर समेशन उसका इवन फंक्शन दे रहा है, इवन दे रहा है हमारे पास, फंक्शन नहीं इवन दे रहा है, इवन क्वांटिटी दे रहा है कि जब हमारे पास मिलर इंडिसेस आ गए 1 1 0, तो इसका समेशन क्या आएगा, इवन आएगा, तो वहां से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के लिए लिखा है होगा। लेकिन अगर H प्लस के प्लस एल ऑड आ रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं देता है, ठीक। एफसीसी के लिए क्या कंडीशन होती है कि एफसीसी के लिए कंडीशन होती है कि एच के एल अगर तीनों ऑड हैं या तीनों इवन हैं तभी वो रिफ्लेक्शन देगा, अदरवाइज नहीं, है ना। तो अगर हम बात करें इसकी एफसीसी में ये रिफ्लेक्शन देगा नहीं देगा क्योंकि इसमें 2 इवन है, सॉरी 2 ऑड है, 1 इवन है। तो ध्यान रखना है, मैं आपसे अगर बोल दूं कि एक पॉइंट है, वो है एक स्ट्रक्चर था बीसीसी और उसके लिए पॉइंट था हमारे पास 2 2 1, तो बहुत ध्यान सोचो ये प्लेन रिफ्लेक्शन देगा नहीं देगा। तो ध्यान देखो बीसीसी के लिए कंडीशन क्या थी कि इस जो समेशन है वो इवन होना चाहिए, इसका मतलब 2 2 4 1 5 ऑड आ रहा है तो रिफ्लेक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर हम एफसीसी के लिए बात करें तो एफसीसी के लिए क्या है, एफसीसी के लिए हमारे पास एच के एल ऑड या इवन तीनों होना चाहिए, एफसीसी के लिए भी नहीं देगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं सपोज 2 2 0, तो ये प्लेन जो है इसका समेशन क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, इससे भी देगा और तीनों हमारे पास इवन है, इसका मतलब इसके लिए भी देगा। अगर ये बीसीसी होगा तो भी देगा, एफसीसी होगा तो भी देगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सिंपल। कोई कंफ्यूजन नहीं आता, कोई भी दिक्कत आ रही तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। एक छोटी सी जानकारी इसमें और आपको पता होनी चाहिए, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मैंने डायमंड की बात करी है, मैंने NaCl की अगर बात करूं या मैं CaCl की बात करूं, तो इसमें थोड़ी सी एक चीज ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। जैसे सपोज NaCl है या KCl है ना, NaCl है या KCl है, तो पहले तो किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो होते हैं हमारे पास, ये जो NaCl और KCl होती है हमारे पास FCC स्ट्रक्चर होते हैं। जो NaCl होता है और KCl होता है हमारा FCC स्ट्रक्चर होता है। और हमारे पास CSCl क्या होता है, CSCl जो होता है वो दिखता BCC है, वो दिखता BCC है लेकिन होता
सिंपल क्यूबिक है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास, डायमंड का रॉकस्टार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एफसीसी होता है शायद, ठीक है, कंफर्म कर लेना उसको, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि जैसे NaCl है, ठीक है, तो NaCl में क्या होता है कि NaCl चूंकि FCC है, NaCl चूंकि FCC, और FCC के लिए जो भी हमारे पास प्लेन सारे ऑड होंगे या इवन होंगे सबके लिए देगा, लेकिन वास्तविकता में NaCl जो तो है वो तो देता है, बट KCl जो है ना वो केवल और केवल इवन फंक्शन वालों के लिए देता है, जिनके लिए इवन होता है, यानी हमारे पास अगर 1 1 1 की बात करी जाए, 1 1 की बात करी जाए, दिखते दोनों सेम है, दिखते दोनों सेम है NaCl KCl, बट NaCl यहां से रिफ्लेक्शन देगा बट KCl यहां से नहीं देगा। कंडीशन क्या थी FCC के लिए कि हमारे पास HKl है तो तीनों ऑड हो या तीनों इवन हो, इसमें तीनों ऑड है, कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है FCC, बट NaCl वाला देता है, इसमें सारे जो NaCl वाले होते हैं वो देते हैं, प्रॉपर काम करता है, बट जो KCl होता है ना वो कुछ इस तरह से काम करता है कि वो ना केवल फंक्शन, उसके पूरी फिजिक्स है उसके पीछे की मैं उसको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ वरना तो पूरा लेक्चर निकल जाएगा। तो KCl जो ना वो सिर्फ और सिर्फ इवन वालों से देता है, 2 0 0 से देगा, है ना, 0 2 0 से देगा, तो इनसे देगा, बट वो ऑड वालों से नहीं देता है, इसको अभी याद रखना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट रहा है, कोई कंफ्यूजन रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और ये भी बता सकते हो कैसी लगी आज की क्लास, अच्छी लगी बुरी लगी, थोड़ा सा लिखा करो इसके बारे में और अपने एक्सपीरियंस शेयर किया करो, ठीक है। चलो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत हो बता देना, टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम चैनल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के चेक कर लेना, क्रैश कोर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर अभी तक नहीं किया तो अब तो खैर ज्वाइन कर सकते हो, वैसे भी 1 महीना लगभग है, 1 महीने से कम ही बचा, 20 दिन बचे हुए, ठीक है, देख लो, ठीक है। और जाकर के बाकी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, जहाँ पर रिवीजन की काफ़ी मैंने वीडियोज़ कराई हुई है, बट चेक करो जाकर के, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करो और सेहत का अच्छे से समय ध्यान रखो, ठीक है। चलो बाय बाय।